हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस सेशन में हम 25 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहते हैं और लास्ट के जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड बोल सकते हो आप, तो ये आते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़े ही बहुत ही स्कोरिंग होता है, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 25 क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे और आप इजीली कर पाओगे। और ये जो 25 मार्क्स है ये इजीली स्कोर कर पाओगे। और ये 25 मार्क्स जो है वो आपके एडमिशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले की कुछ वीडियो मैंने डाली है 25 क्वेश्चन की जो मैथ और रीजनिंग के, वो थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन डाले थे। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, मॉडरेट लेवल के है, जो कि एग्जाम में ये मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं और जो ईजी लेवल के क्वेश्चन है वो भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इफ एज सैलरी इज 20% मोर देन बीज सैलरी, देन बीज सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज सैलरी। ये कह रहे हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो स्टूडेंट, ऐसे जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक ए और एक बी, ये 2 पर्सन गिवन है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। तो जब भी कंपेयर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ए का वेतन बताया गया है और किससे कंपेयर कर रखा है, बी के वेतन से कंपेयर कर रखा है, तुलना कर रखी है बी के वेतन से कि बी के वेतन से 20% ज़्यादा है। तो जिससे तुलना की होती है ना उसको हमेशा 100 मान लीजिए। मान लेते हैं कि बी का वेतन 100 रुपये है, ठीक है। अब ए का वेतन जो है वो 20% ज़्यादा है, तो मतलब 20% का मतलब 100 पे 20 ज़्यादा होना, मतलब बी का वेतन अगर 100 है तो 100 पे 20 ज़्यादा होना, यानी कि ए का वेतन 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो मुझे ये बताओ, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितने रुपए कम है। तो आप कहोगे कि 20 रुपये कम है, 20 रुपीज़ लेस है। लेकिन इस 20 रुपीज़ का प्रतिशत बताना है कि ये कितना प्रतिशत कम है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो 20 रुपये कम है ना, इसका प्रतिशत किस पे कैलकुलेट होगा, इसका प्रतिशत कैलकुलेट होगा ए की वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि अब क्या पूछा गया, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए से कंपेयर किया गया है, ए से तुलना की गई है। तो जिससे तुलना की जाती है उसी को हम डिवाइड में लिखते हैं, या यूं कह लीजिए ये जो 20 रुपये कम है ना, इसका जो प्रतिशत है ना वो ए की वेतन पे कैलकुलेट होगा। तो प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करके करते हैं। तो ये 20 से 120 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 100/6%, यानी कि 16.66%। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि वे 7 काम करते हैं तो काम कितने दिनों में होगा। देखो बच्चों, ये जो काम और समय वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही आसान होते हैं। कैसे? जैसे कि आपको दे रखे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और जो बी है उस काम को 15 दिन में करता है। तो ये जो दिनों की संख्या दी होती है ना, इसका एलसीएम ले लो, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ले लो, या एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर ले लो जो आपका 10 से भी भाग होता हो और 15 से भी भाग होता हो। तो आप बताइए मुझे, 10 और 15 से भाग होने वाला ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होता है, वो होता है 30। यानी ये जो 30 है ना, ये 10 से भी भाग हो जाएगा, 15 से भी भाग, तो ये होता है इसका एलसीएम। अब ये जो एलसीएम हम लेते हैं ना, ये होता है आपका वर्क। वर्क मतलब काम, इसको काम मान लो। करना क्या है, जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ए बी सी जिनका भी टाइम दिया होता है, समय दिया होता है, उसका एलसीएम या एक ऐसा नंबर ले लो जो सबसे भाग होता हो, इजीली भाग कर सकते हैं जिसको, कंप्लीटली भाग होता हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर को आप क्या मान लो, काम मान लो कि यहाँ पे 30 इकाई काम है, 30 यूनिट वर्क है आपका। अब ये जो 30 यूनिट वर्क है ना, देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 30 यूनिट काम ए 10 दिन में करेगा तो ये डेली 3 यूनिट काम करेगा,
ये उसकी क्षमता होगी यानी कि एफिशिएंसी होगी कि ए 3 यूनिट काम डेली कर सकता है। इसी तरह से बी जो है इसी 30 यूनिट काम को 15 दिन में कर सकता है। तो इसका मतलब ये हर रोज़ 2 यूनिट काम करता होगा, तभी तो 15 दिन में 30 यूनिट काम कर देता है। तो ये बी की क्षमता होगी, बी की एफिशिएंसी होगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है, बी प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर करेंगे तो ये प्रतिदिन 5 यूनिट काम कर पाएंगे। और पूरा काम कितना है? 30 यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर ये 5 यूनिट काम डेली कर सकते हैं तो ये जो पूरा काम है 30 यूनिट, ये कितने दिन में करेंगे? तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे इस काम को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि ये दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा जाता है और 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे 500 रुपये में खरीदा जाता है, तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कितना? 500 रुपये। अब इस पे किस में बेचा जा रहा है? ये हानि पे बेचा जा रहा है, मतलब लॉस पे बेचा जा रहा है। हानि प्रतिशत कितना है इसका? 20%। अब आपसे पूछा गया कि इसका विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए, कहने का मतलब ये कि सेलिंग प्राइस बताना आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों। देखो, विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 100 जमा लाभ या फिर घटा हानि। मतलब अगर हानि प्रतिशत है तो घटा दो, लाभ प्रतिशत है तो जोड़ दो, ठीक है, बटा 100 और गुना में क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का। यानी कि 100 अगर लाभ प्रतिशत दे रखा है तो उस प्रतिशत को 100 में ऐड कर दो, जोड़ दो। अगर हानि प्रतिशत दे रखी है तो घटा दो, बटा 100 करेंगे और गुना में क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हानि दे रखी है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे, घटाएंगे हानि प्रतिशत को। हानि प्रतिशत कितना है? 20%, तो 20 को हटा दो, बटा 100 और गुना में क्या करोगे, क्रय मूल्य यानी कि 500 रुपये। तो अब जिसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 80 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 500। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 गुना में 8 40 यानी कि 400 रुपये हो जाएगा। 80 गुना में 5 400 रुपये। तो 400 रुपये जो है वो इसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो आपसे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इजी सा ये फॉर्मूला है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यहीं से आपका क्रय मूल्य कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो, ये जो क्रय मूल्य है ना, इसको इधर रखो। अब ये जो 100 इसके डिवाइड में ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। कहने का मतलब जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 100 तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, और ये जो है 100 प्लस और माइनस जो लाभ यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, प्रतिशत होगा, उसको लाभ होगा तो ऐड कर देंगे, हानि होगी तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, ये विक्रय मूल्य, क्योंकि ये सारा इस साइड लेके आए ना, ये 100 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो क्रय मूल्य के बराबर क्या आ जाएगा, 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और यहाँ पे विक्रय मूल्य। तो ये आपका क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। बस सिंपल सा है कि इसको उल्टा कर दो और क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख दो, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख दो, बस यही चेंज होगा। ये क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, आसान सा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:4 दे रखा है। इसी तरह से B अनुपात C बराबर 8:9 दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A अनुपात C का मान पूछा है। अब देखो बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कैसे है ये। देखो, A अनुपात B को आप लिख सकते हो A बटा B, और बराबर क्या हो जाएगा, 3:4 यानी कि 3/4। इसी तरह से ये जो B अनुपात C है, इसको लिख सकते हो B बटा C बराबर 8:9 को 8/9, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लिया मैं इन दोनों इक्वेशन को, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई कर दें हम यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, ये देखो A बटा B
लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a बटा b, b बटा c से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से राइट साइड जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 बटा 4 को 8 बटा 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा a बटा c, और इधर क्या मिलेगा, ये 4 से 8 जो है 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जो है वो 3 से 9 जो है 3 पे कैंसिल आउट, हमें क्या मिला 2/3, 2 बटा 3। तो यानी कि a बटा c 2 बटा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब a अनुपात c क्या हो जाएगा 2:3, यही तो बनेगा आंसर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, यानी कि इस अनुपात को बस मल्टीप्लाई करना था, इससे इक्वेशन जो बन रही है दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, b कैंसिल आउट हो जाएगा, b बीच में से निकल जाएगा, a अनुपात c मिल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आपका आ रहा है आंसर ऑप्शन बी, 2:3। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी लग रहे हैं ना। चलो देखो अगला सवाल क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, यही पढ़ा है ना आपने, बटा 100। तो बस सिंपल सा है, इसमें बस ये वैल्यू पुट कर दो, साधारण ब्याज निकालना है आपको। मूलधन कितना है 2000 रुपये, क्योंकि 2000 पे ही कैलकुलेट करना है ब्याज। दर कितना है 5%, तो यहाँ पे 5 लिख दो। मल्टीप्लाई बाय समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 लिख दो, बटा 100 और सोल्व कर दीजिए, यानी ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो 20 गुना में 500, 100 गुना में 3, 300 रुपये। 300 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, आसान से है। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सिंपल आपके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आपको बस फॉर्मूला पता होने चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला सवाल, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल। ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो 150 मीटर लंबी है। ठीक है, अब वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो एक खंबा है, पोल है, उसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, इसको ये पूछा गया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ट्रेन की लंबाई है L, ये 150 सेंटीमीटर 150 मीटर है ये। ठीक है, और जो ट्रेन की स्पीड है यानी कि गति कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को ये समझो कि ये जो ट्रेन है पोल को कैसे क्रॉस करती है। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो L है, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक खंबा खड़ा है और ये यहाँ ट्रेन का फ्रंट पॉइंट है, यानी कि इंजन के बिल्कुल जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये ट्रेन का है। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो खंबा खड़ा है ना, इसको क्रॉस कैसे करेगी, जैसे ही इसका जो फ्रंट वाला जो पॉइंट है यानी कि इंजन का जो फेस है, आगे का फेस है, वो इस खंबे के सामने होगा, तो ये इसको क्रॉस करना शुरू कर देगी। ठीक है, और जैसे ही ये आगे बढ़ेगी मतलब ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगी, ऐसे चल रही है। तो ट्रेन का जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो जब खंबे के सामने होगा तब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर चुकी होगी। तो ध्यान से देखो, इस ट्रेन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो ध्यान से देखो, जैसे कि अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूँ, एंड पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट पहले यहाँ पे था, ए पे था। ठीक है, जब ये क्रॉस करना शुरू कर रही है ट्रेन खंबे को, और जैसे ही ये एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया यानी कि बी पे आ गया, तो इस ट्रेन ने इस खंबे को क्रॉस कर लिया। तो कहने का मतलब ट्रेन यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँची है, मतलब इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो ए से बी तक चला है। तो मतलब ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, जो ट्रेन की लंबाई है ना L, तो उस L के बराबर ही उसने दूरी तय की है जब इस खंबे को पार किया इसने। ठीक है, तो मतलब ये कि जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी, क्रॉस करेगी, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, ये दूरी तय करेगी 150 मीटर, क्योंकि 150 मीटर ही खंबे की ट्रेन की लंबाई है। ओके, दूसरी बात, ये किस गति से तय कर रही है ये दूरी, तो आपको गति तो पता ही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें समय निकालना है कि समय कितना लगेगा इस दूरी को तय करने में इस गति से।
तो आपको पता होना चाहिए कि समय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। देखो, गति का जो फॉर्मूला होता है यानी कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये समय इधर आ जाएगा, तो समय निकालने का फॉर्मूला ये गति नीचे चली जाएगी यानी कि दूरी बटा गति, ये आपका समय निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहने का मतलब दूरी को गति से भाग देना है और आपका समय आ जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी जब भी कोई भी ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अब जैसे कि दूरी की यूनिट जो है, इकाई जो है वो मीटर है, लेकिन गति की इकाई जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो दूरी वाला जो यूनिट है वो किलोमीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्पीड को, इस गति की यूनिट जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ कि जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। और जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करोगे, देखो दोनों ही क्या है, स्पीड की यूनिट है, गति की इकाइयां हैं। तो जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे आप 18/5 से। बस ये ध्यान रख लेना, 18/5 से, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अब हमें क्या करना है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो 54 को 5/18 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 18 × 54, 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड, ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम समय निकाल सकते हैं। और समय का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी बटा गति। दूरी कितनी है, 150 मीटर, और गति कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 सेकंड में आ जाएगा समय, क्योंकि देखो दूरी 50 मीटर में थी, गति मीटर प्रति सेकंड में है, तो यानी कि समय सेकंड में आएगा। तो 10 सेकंड लगेंगे इस ट्रेन को, इस खंबे को पार करने में। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड बी ऑप्शन, 10 सेकंड। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने क्या करना था, यहाँ पे फॉर्मूला ही सोल्व करना, फॉर्मूला में ही पुट करनी थी वैल्यू। बस एक बात का ध्यान रखना था कि जो गति की यूनिट है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दूरी की यूनिट जो है वो मीटर में है और आपका समय ऑप्शन में सेकंड में दे रखा है। तो आप क्या करो, गति की यूनिट को जो किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ओके, और दूसरा ये कंसेप्ट समझना होगा कि एक ट्रेन पोल को क्रॉस करने में कितनी दूरी तय करती है। तो ये ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही है, एक तरह से खंबे को क्रॉस करने का मतलब खुद को क्रॉस कर रही है, मतलब वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48 and HCF is 8. If one of the number is 16 then the another number is. तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, HCF 8 है और उनमें से एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये जो HCF LCF यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो कंसेप्ट है, इसमें एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। वो रिलेशन क्या है कि अगर मान लिया कोई दो नंबर है, एक नंबर है m और एक नंबर है n, ये दो नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर की गुना प्रोडक्ट m × n हमेशा किसके बराबर होती है, इन दोनों नंबर का जो LCM होता है और जो इनका HCF होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर होती है। मतलब अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, उनका LCM हमें पता है, HCF हमें पता है, तो अगर LCM HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, गुना है, उसके बराबर होगा, मिलेगा हमें रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इनमें से एक नंबर 16 दे रखा है, तो मान लेते हैं n जो है वो 16 है, हमें दूसरा नंबर यानी कि m कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, LCM जो है वो आपका 48 दे रखा है और HCF दे रखा है 8। तो बस सिंपल m की वैल्यू निकाल दो। कैसे, ये जो m है यहाँ पे देखो 16 गुना में हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 48 गुना 8 बटा 16, 16 तिया 48, 3 गुना में 8 24। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो m दूसरा नंबर है वो आपका 24 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट।
बस ये रिलेशन याद रखना बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि यदि x जमा 1/x जो है वो 4 के बराबर है तो हमें निकालना है x² बटा जमा 1/x², इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो आपको इसको देख के क्या लग रहा है, कैसे आपको पता चलेगा, क्या सोचोगे आप क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो? आप देख रहे हो कि यहाँ पे x है और यहाँ पे स्क्वायर है x का, ठीक है। तो इस केस में, ऐसे केस में क्या करो, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बस इसको भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। देखो ये x + 1/x जो है वो 4 के बराबर था, तो x + 1/x का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अब इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि a + b का स्क्वायर अगर करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हमने यूज करना है यहाँ पे कि ये मान लो आपका a है और ये मान लो b है, यानी x जो है आपका a है, 1/x जो है वो b है। तो a + b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब b क्या है, 1/x है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, x का स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा 1 और x का स्क्वायर हो जाएगा x², ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस उसके बाद क्या है, देखो 2 × a × b, तो 2 × a क्या है आपका x है और b क्या है 1/x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस साइड क्या है 4 स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x जो है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x² + 1/x² + 2 = 16। अब ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x² + 1/x² = ये 2 माइनस करेंगे तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था x + 1/x² का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। ओके स्टूडेंट, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए कि कैसे a + b का होल स्क्वायर करते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और इसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है। परिमाप आपको पता होना चाहिए, परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई जमा चौड़ाई और उसका डबल कर दो, ठीक है। परिमाप क्या होता है एक्चुअल में, परिमाप होता है जैसे कि ये आयत है, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जो कोण है चारों वो 90 डिग्री के होते हैं, ये आयत होता है, ठीक है। मतलब ये लंबाई होती है जो बड़ी वाली भुजा होती है लंबाई, और ये जो छोटी वाली जो भुजा होती है ये दोनों चौड़ाई होती है, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसकी बाउंड्री, पूरी बाउंड्री। तो बाउंड्री में क्या है, देखो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। मतलब बाउंड्री का मतलब चारों भुजाओं का जोड़ कर दो, तो मैं लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई भी 2 आ जाएगी यानी 2 गुना में लंबाई, जमा चौड़ाई भी 2 बार आ जाएगी यानी कि 2 गुना में चौड़ाई। तो ये परिमाप हो गया। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, तो ये आपका क्या बन गया, परिमाप का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सिंपल सा होता है। तो ये परिमाप का फॉर्मूला है और ये परिमाप निकालना। अब देखो परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, उनका जोड़ करके उसको 2 से गुना कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ लंबाई है। अब ये अगर लंबाई है तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल से हम लंबाई तो है हमारे पास, चौड़ाई निकाल सकते हैं। कैसे, अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब अगर ये क्षेत्रफल है आपको आयत का, तो
अब ये जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर दे रखा है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे लंबाई की वैल्यू 15 है, तो 15 गुना में चौड़ाई 120 आ जाएगा। अब चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से, कैसे, ये 15 गुना में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 120/15, 15 8 120, यानी कि चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दो परिमाप में, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू लंबाई आपकी 15 गिवन है और चौड़ाई आपकी 8 आ गई, तो हमें मिल जाएगा 15 और 8 23, 23 गुना में 2 46 सेंटीमीटर। ये परिमाप होगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 25. Find the smallest number among them. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के मैं दो मेथड बताता हूँ आपको। दो मेथड क्या है, एक तो आपका जो बेसिक मेथड होता है, आप बचपन में पढ़ते आए होंगे कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि 5 विषम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर्स हैं, 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है। इनका औसत दे रखा है 25, राइट। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि औसत यानी कि एवरेज औसत, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज को। इसको कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपके नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है तो उनका जोड़ कर लो, यानी कि योग कर दो, और बटा जितने नंबर है, नंबर की संख्याएं, नंबरों की संख्याएं या नंबर्स की संख्याएं, कितने नंबर है वो, नंबर की संख्याएं, ठीक है, कितने नंबर है वे। मतलब जैसे कि अगर 5 नंबर का औसत निकालना है तो 5 नंबर का योग कर दो और बटा 5 कर दो, 5 से भाग कर दो, ठीक है। अब बेसिक मेथड जो है वो क्या है, ये 5 ओड नंबर है, तो ये क्या है, और लगातार विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या मान लेता हूँ x है इन 5 में से, ठीक है। अब 5 में से पहली जो विषम संख्या वो x है, तो उससे आगे वाली विषम संख्या क्या होगी, x जमा 2 होगी। क्यों होगी, देखो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया मैं कोई विषम संख्या ले लेता हूँ 7, तो 7 से अगली विषम संख्या 9 होगी, यानी 2 ऐड कर देंगे। फिर उससे अगली विषम संख्या क्या होगी, 9 में 2 ऐड कर दो, यानी कि 11 हो जाएगी। उससे अगली विषम संख्या 13 हो जाएगी। 2 ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे x में 2 ऐड कर दिया, x + 2 आ जाएगा। अगली विषम संख्या क्या आ जाएगी, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो x + 4 आ जाएगा। अगली विषम संख्या क्या आ जाएगी, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो x + 6, फिर अगली x + 8। तो ये 5 लगातार विषम संख्याएं होगी। अब इन सभी विषम संख्याओं का पहले तो हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो x जमा x जमा x जमा x जमा x, यानी कि 5x, तो ये हो जाएगी। उसके बाद 2 जमा 4 6 और 6 12 और 8 20, तो जमा 20, तो ये इनका योग आ जाएगा। यानी कि अगर हमें औसत निकालना है तो औसत क्या आ जाएगा, यानी कि एवरेज क्या आ जाएगी, 5x जमा 20, और बटा क्या करते हैं, जितने नंबर है, यानी कि 5 नंबर है तो 5 से भाग दे दो, तो ये औसत है। अब ये जो औसत है ना, ये आपको दे रखी है 25 के बराबर, तो इसको 25 के बराबर रख दो और x का मान निकाल दो। कैसे आ जाएगा ये, देखो ये 5 इधर जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5x जमा 20 बराबर 5 गुना में 25, 125। अब ये जो 20 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 5x बराबर क्या आ जाएगा, 20 माइनस करेंगे 125 में तो 105 आ जाएगा। अब ये 5 गुना में है यहाँ पे, तो 5 से भाग दे देंगे x की वैल्यू के लिए, 105 को 5 से भाग दे दो तो 21 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो है वो आपकी 21 आ जाएगी। और आपसे यही पूछा था कि जो सबसे छोटा नंबर है ना वो बताइए क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है इन 5 संख्याओं में, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था बेसिक नंबर, बेसिक, ठीक है, बेसिक मेथड जो है। अब दूसरा जो है, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक और मेथड बताता हूँ, बहुत ही आसान सा मेथड है। वो आसान सा मेथड क्या है कि जब भी आपको ऐसे विषम संख्याएं लगातार दे रखी है, उनका औसत दे रखा है, या छोटी संख्या निकालनी है बड़ी संख्या, तो कैसा, सिंपल सा समझो। एक बात समझना हमेशा कि जो औसत होता है ना, औसत या एवरेज जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, मिडल नंबर होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है। मिडल यानी बीच का नंबर होता है हमेशा। अब जैसे 5 नंबर है, उनमें बीच की जो वैल्यू होगी वही आपका एवरेज होगा। अब सोचो, अब इनका जो औसत है ना वो 25 है, और 25 खुद भी एक क्या है, ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये 25 क्या है, मिडल वैल्यू है उन 5 में। तो इसका मतलब 2 तो इनके इससे बड़े नंबर होंगे और 2 इससे छोटे नंबर होंगे, तभी तो ये 5 बनेंगे, और बीच वाला नंबर खुद होगा 25। तो बताओ विषम संख्याओं में 25 से छोटे 2 विषम क्या है,
इससे छोटा 23 हो जाएगा और उससे छोटा 21 हो जाएगा। और 25 से बड़े कौन से हो जाएंगे, एक 27 हो जाएगा, उससे बड़ा 29 हो जाएगा। ये विषम संख्या है, तो सिंपल सी बात है। तो 21 आपका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, और जो 29 है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार 6 सेंटीमीटर है और कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है, तो आपको हाइट बतानी है। देखो बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज होती है जिसमें एक जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसके साथ वाला जो ये नीचे होता है ये बेस होता है, यानी कि आधार होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का दूसरा जो होता है वो लंब होता है, या परपेंडिकुलर बोल सकते हो या हाइट भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, हाइट, बट इसको एच से मत रिप्रेजेंट करो, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो है। ठीक है, अब लंब, कर्ण और आधार, ये जो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इनका एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है h, इसका स्क्वायर जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब ऊंचाई होती है उसका स्क्वायर, जमा जो बेस होता है आधार यानी कि b मान लेते हैं इसको, तो बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है आपको, आधार दे रखा है, यानी कि ये आधार जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइपोटेनस जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, p यानी कि लंब यानी कि हाइट, ऊंचाई निकालनी है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b जो है आपका 6 है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू देखो, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा, 36 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 में से ये 36 माइनस हो जाएगा बराबर p स्क्वायर। ओके, तो 36 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा बराबर p स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 और इसका स्क्वायर रूट, और 64 का 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है। तो मतलब ये जो लंब है इसकी वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसकी हाइट, ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके इसमें, चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो पूर्णतः 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है पूर्णतः। ठीक है, अब आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये जो 9 है इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट जो है किसी भी नंबर की वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सम ऑफ डिविजिबल मतलब अंकों का योग, अंकों का योग, जो अंकों का योग है ना वो भी 9 से विभाज्य होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। अब देखो जैसे कि ये नंबर है 2345, अब इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 जमा में 3 5 और 4 9 और 5 जो है वो 14 है। तो ये जो 14 है ये 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगला 5 4 3 6, अब यहाँ पे देखो अंकों का योग करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो ये जो 18 है ये 9 से विभाज्य है, यानी 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसका अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी। अब अगले ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 इसका अंकों का योग आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है 9 से। 7 और 6 13 और 5 18 और 2 20, ये 20 आ रहा है तो ये भी डिविजिबल नहीं है 9 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। मतलब सेकंड ऑप्शन में जो नंबर गिवन है वही आपका 9 से डिविजिबल होगा। ओके चलो अगला सवाल, ये कह रहे कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए कितना
पानी मिलाया जाएगा। देखो 60 लीटर का ये मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें आपका दूध यानी कि मिल्क और वाटर पानी दोनों मिला हुआ है। ठीक है, अब इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना कितना है, 2:1 है, 2:1 है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूध और पानी का क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, मात्रा कैलकुलेट कर लेंगे 60 लीटर में कितनी कितनी है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूध कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो दूध का अनुपात है वो बटा जो दोनों अनुपात का जोड़, योग, अनुपात का योग 2:1 और गुना में कुल मात्रा 60 लीटर। तो इससे क्या मिल जाएगा, दूध का की मात्रा मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा 2/3 गुना में 60। अब 60 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20, 20 गुना में 2, 40 लीटर जो है दूध है। इस 60 लीटर में दूध कितना है, 40 लीटर। इसी तरह से पानी की मात्रा निकाल लेंगे। पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे, पानी का अनुपात 1 बटा अनुपात का योग, जैसे कि यहाँ पे किया 2:1 और गुना में कुल मात्रा 60। तो ये बन जाएगा 1/3 गुना में 60। तो 60 3 पे 20 पे कैंसिल आउट, यानी 20 गुना में 1, 20 लीटर। कहने का मतलब 20 लीटर जो है इसमें पानी है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे अगर दूध आ गया 40 लीटर तो बाकी 20 लीटर पानी है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट मैंने एक बेसिक मेथड बता दिया आपको कि ऐसे दोनों की मात्रा निकाल सकते हो। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं यहाँ पे, यानी कि दूध और पानी, अब यहाँ पे दूध 40 लीटर है, ठीक है, और पानी 20 लीटर है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 बन जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पानी कितना है, 20 लीटर है। तो जब पानी मिलाएंगे तो पानी में पानी मिल जाएगा। मान लेते हैं पानी x लीटर मिला दिया हमने, क्या मान लिया कि इसमें x लीटर पानी मिला दिया। तो दूध और पानी, पानी कितना हो गया, 20 जमा में x हो गया। तो ये जो दूध था उतना का उतना है, लेकिन पानी 20 में x लीटर और मिल गया। तो दूध और पानी का अनुपात किसके बराबर हो जाना चाहिए, 1:2 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी 1/2 के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसे अगर सोल्व कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये 20 जमा में x है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो यानी कि 80 आ जाएगा, बराबर ये 20 जमा में x जो है वो इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 जमा में x हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 माइनस करेंगे 80 में से तो 60। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जो दूध और पानी का जो अनुपात है अब क्या बन जाएगा, 1/2, मतलब 1:2 में बन जाएगा। ठीक है, ये था आपका, ये एक मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इसमें रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, बट यहाँ पे आपको यही मेथड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास वो कंसेप्ट, डीपली कंसेप्ट समझने का टाइम नहीं है। तो बेसिकली आप बेसिक मेथड से ही काम चलाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं। What is compound interest on 4,000 at 10% per annum for 2 years? आपको क्या बताना है कि 4,000 मूलधन पे 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखो, मैं 2 मेथड बताता हूँ इसको करने के। एक तो क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। मिश्र धन क्या होता है आपका पता है, मिश्र धन होता है मूलधन जमा में ब्याज, ये मिश्र धन होता है। ठीक है, तो ये मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है मिश्र धन। तो इस मिश्र धन का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैसे, मूलधन गुना 1 जमा में दर बटा 100, और ये पूरी पावर जो है वो समय कर देते हैं वर्षों में। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो मिश्र धन निकालिए। मिश्र धन कितना आ जाएगा, मूलधन कितना है 40, 4,000। ठीक है, तो 1 जमा में दर कितनी है 10%, 10/100, और पावर क्या हो जाएगी 2 साल, यानी कि समय 2 साल है। तो यहाँ से मिश्र धन कितना आ जाएगा 4,000 गुना, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 से ये 10 पे कैंसिल आउट, तो यानी 1/10 हो जाएगा। तो 10 गुना में 1 10 और 1 11, 11/10 हो जाएगा। और इसकी पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 11/10 को। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 40 गुना में 11 गुना में 11 121 होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4840 रुपीज़, ये मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन आ गया।
अब मिश्र धन में मूलधन ऐड है, यानी कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जमा में ब्याज। तो अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा। तो यानी कि ये जो मिश्र धन है 4840, इसमें से मूलधन को घटा दो तो हमें 840 रुपये जो है वो ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो 840 ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड, जो कि मिश्र धन का फॉर्मूला यूज करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा मैं एक और मेथड बता देता हूँ। क्या, देखो 2 सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, स्पेशली 2 वर्षों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इंटरेस्ट जो है ब्याज, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करोगे जो दर है ना, जैसे मान लेते हैं R% दर है, ये दर जो है R% है, तो 2 सालों का ब्याज अगर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या तरीका रहेगा, जो दर है ना उसको ऐसे ऐड कर दो, R जमा R गुना में R बटा 100, और ये इतना प्रतिशत ये ब्याज आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दर कितनी है, 10% है, तो इसकी दर से हमें ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 10 जमा में 10 जमा 10 गुना में 10 बटा 100%। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 10 जमा में 10 20, जमा में ये 100 से 100 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, तो मतलब 21% ब्याज बन गया। कितना बन गया, 21% ब्याज बन गया। तो यहाँ पे 21% ब्याज का मतलब ये हुआ कि जो ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 21%। 21% किसका होगा, हमेशा जो प्रतिशत होता है वो मूलधन का कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 21% का मतलब 21/100 किसका, मूलधन का, यानी कि 4000 रुपये का। तो 4000 का 21% कितना हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 840 रुपये आ जाएगा आपका। मतलब डायरेक्ट आप ब्याज निकाल सकते हो, मिश्र धन निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले अनुपात 2:3 था। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, देखो बच्चों, ये कह रहे हैं कि वर्तमान में राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है, और 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ये अनुपात जो था वो कितना था, 2:3 था। ठीक है, अब एक बात समझो, वर्तमान से 5 साल पहले का मतलब दोनों की 5-5 साल कम होगी उम्र। 5 साल पहले तो क्या होगी, जैसे अगर मान लिया आपकी आज उम्र अगर मैं कहूँ कि 20 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 15 साल होगी, 5-5 साल घट जाएगी, आप सबकी उम्र के 5-5 साल घट जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि राम और श्याम की उम्र मान लेते हैं कि वर्तमान में 3x और 4x है। राम की उम्र वर्तमान में 3x है और श्याम की उम्र वर्तमान में 4x है। तो जब 5 साल पहले जाएंगे, 5 साल बाद पहले वाली उम्र पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो राम की और श्याम की उम्र का जो अनुपात बनेगा, यानी कि राम की जो उम्र है वर्तमान में वो 3x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 5 वर्ष कम हो जाएगी। इसी तरह से श्याम की आज जो उम्र है 4x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएंगे। तो अब ये 5-5 साल माइनस कर दिए तो ये 5 साल पहले की उम्र आ गई, और इनका जो अनुपात है वो अनुपात किसके बराबर होगा, ये 2:3 के बराबर होगा। तो 2/3 के बराबर रख दो, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, देखो ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 x माइनस 5 × 15 बराबर। इसी तरह से ये जो 4x माइनस 5 है इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 गुना x जमा 4x गुना में 2 8x माइनस 5 गुना में 2 10 माइनस 10, ये हो जाएगा। ओके, तो ये जो 8x है ये इधर जाके 9x में से माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और ये जो 15x है इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -15 है ना, तो इधर जाके +15 हो जाएगा। तो -10 + 15, तो क्या बचेगा यहाँ पे, +5 बचेगा। तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमें राम की वर्तमान आयु निकालनी है, तो आपको पता है कि राम की वर्तमान आयु 3x है,
तो ये जो 3x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गुना में x का मान जो है वो पुट कर दो 5, मतलब 15 साल। तो राम की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, ऑप्शन बी 15 वर्ष। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। देखो ये जो श्रृंखला दे रखी है वो 2, 5, 10, 17, 26 और ये नेक्स्ट अगला नंबर बताना आपको क्या हो। अब ये इसमें देखो कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखो। 2 से 5 हो रहा है, मतलब 3 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। 5 से फिर 10 हो रहा है, मतलब 5 को ऐड किया जा रहा है। 10 से 17 हो रहा है, मतलब 7 को ऐड किया जा रहा है। 17 से 26 हो रहा है, मतलब 9 को ऐड किया जा रहा है। तो आगे कितना ऐड होगा, अब यहाँ पे देखिए 3, 5, 7, 9, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। विषम यानी कि ओड नंबर्स है। 3, 5, 7, 9, अगला ओड नंबर क्या होगा, 11, मतलब आगे 11 ऐड होगा। तो 26 जमा में 11 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये इस तरह से पैटर्न देखना होता है हमें कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ये चीज़ें देखनी होती है हमें, ठीक। चलो अगला सवाल। अब देखो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ये अनुपात में जो दिया होता है ये क्या होता है, यहाँ पे एक संबंध दिया होता है, रिलेशन दिया होता है, वो रिलेशन ही डिफाइन करता है कि आपका आंसर क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, घड़ी का रिलेशन जो है समय के साथ, तो थर्मामीटर का रिलेशन किसके साथ होगा, मतलब जो घड़ी का संबंध समय के साथ है वो थर्मामीटर का संबंध किसके साथ होगा। मतलब घड़ी जो है वो हमें समय दर्शाती है, तो थर्मामीटर हमें क्या दर्शाएगा, मतलब घड़ी क्या बताती है, समय बताती है, तो थर्मामीटर क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है, तापमान बताता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बहुत ही आसानी से बता सकते हो आप इजीली, ठीक है। इसमें कोई मेथड, कोई कुछ कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड होता है, आपकी जो डेली लाइफ होती है उनसे चीज़ें रिलेटेड होती है, तो वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप इसको कर सकते हो सोल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इफ़ एप्पल इज कोडेड एज दिस एंड देन हाउ इज मैंगो कोडेड। देखो ये जो एप्पल है ना, APPLE, और इसको क्या कोड बना रखा है, इसका कोड बना रखा है BQQMF, ये कोड बना रखा है। तो हमें मैंगो का कोड बनाना है। तो बच्चों पहली बात तो ये कि आपको है ना ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जैसे कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, ABCDEFGH, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं इनके रैंक पता होना चाहिए। रैंक मतलब जैसे A जो है वो 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे, इसी तरह से आगे I जो है 9 पे आएगा, J जो है वो 10 पे आएगा, K जो है वो 11 पे आएगा, L जो है वो 12 पे। तो इस तरह से ये रैंक पता होना चाहिए। इनको याद करने के कुछ तरीके भी हो सकते हैं, कुछ एक और रैंक इजीली याद कर सकते हैं, जैसे ABCDE, इनको ये तो स्टार्टिंग के इजीली याद होंगे। जैसे F है तो F ऐसे मतलब उल्टा P की तरह मतलब दिखता है, तो मतलब उल्टा 6 की तरह दिखता है ये, तो इस तरह से याद कर सकते हो। G में तो 7 छुपा हुआ है, देखो ये 7 छुपा हुआ है तो 7 होता है। H का मतलब इसको ऊपर नीचे से ऐड कर देंगे तो 8 जैसा दिखेगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। I को जैसे ऐसे लिखते हैं हम तो 9 जैसा दिखता है ये। तो इस तरह से याद करने के तरीके आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स ने ये चीज़ें बताई हुई है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो। पहली बात तो ये रैंक पता होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको कंपेयर करना होता है जो आपका ओरिजिनल जो आपका वर्ड है और उसके जो कोड बना रखे हैं। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला जो आपका लेटर है वो है आपका A, तो A से क्या हो रहा है B, यानी कि अगला एक ऐड किया जा रहा है, 1 ऐड किया जा रहा है, मतलब A का रैंक 1 है, B का 2 है, तो एक में 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से P से आगे वाला Q है, P से आगे वाला Q है, L से आगे वाला M है, E से आगे वाला F, तो मतलब नेक्स्ट लेटर लिखे गए हैं, तो इसमें भी नेक्स्ट लिख दो। तो M से आगे क्या आएगा N, A से आगे क्या आएगा B, N से आगे क्या आएगा O, G से आगे क्या आएगा H, O से आगे क्या आएगा P,
तो हमें NBOHP ये कोड मिल जाएगा, NBOHP, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Pointing to a photograph, a man said, "She is the daughter of my grandfather's only son. How is the woman related to man?" ये कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? देखो बच्चों, जो ये ब्लड रिलेशन वाले, खून के रिश्तों वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट जो मेथड है ना, वो ये है कि उस क्वेश्चन में आप खुद को एज्यूम करो। अब क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो वो जो व्यक्ति है ना, वो आप खुद को मान लो कि वो जो व्यक्ति है वो आप खुद हो। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि वह, मतलब उस महिला की तरफ इशारा कर रहा है, फोटो की तरफ, जो महिला की फ़ोटो है, वो कह रहे हैं कि वह, मतलब उस महिला को आप बोल रहे हो कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। अब एक बात बताओ, आप अगर बोलोगे कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो आपके दादा का इकलौता यानी एक ही बेटा है, तो वो कौन होगा? आपके पापा होंगे। तो ये कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी आपके पापा होंगे। बेटे की बेटी यानी आपके पापा की बेटी है। जो महिला है ना, वो कौन है? आपके दादा के इकलौते बेटे की बेटी। मतलब आपके दादा के इकलौते बेटे कौन हुए? आपके पापा। और उनकी बेटी कौन हुई? आपकी बहन हुई। तो ये जो व्यक्ति है, यानी आप जो हो, आप किसकी फ़ोटो को इशारा करते हुए बता रहे हो? आपकी बहन की फ़ोटो को। ठीक है, तो मतलब आपसे यही पूछा गया कि जो फोटो में महिला है वो उस व्यक्ति यानी आपसे क्या संबंध रखती है? वो आपकी बहन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ज़्यादा इजीली आप इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हो कि खुद को एज्यूम करके कर लो। ओके, चलो अगला सवाल। अब देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो ऐसे जो दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें दिशाएं लिख लो। पहला, उत्तर जो सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। राइट साइड में जो होती है वो आपकी पूर्व दिशा होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो होती है वो आपकी पश्चिम दिशा होती है। ये ध्यान रखो। ठीक है, इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब जैसे मान लेते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पे है और वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो मान लो ये उत्तर की ओर यहाँ तक पहुँचा 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है कि दाएं मुड़ता है। अब एक बात बताओ, उधर जा रहा है तो ये दायां हो गया, ये बायां, मतलब राइट हैंड साइड ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। तो राइट हैंड साइड ही तो दायां होता है, तो दाएं मुड़ता है। इधर मुड़ेगा तो इधर दाएं मुड़ेगा और कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर चल रहा है। ये 4 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा। अब जब इधर जा रहा है ना, तो इसका ये तो क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। मतलब दायां इधर होगा नीचे की तरफ, बायां उस साइड होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है वह फिर से दाएं मुड़ा, यानी इधर ही मुड़ रहा है वो। और अब कितना चला? फिर 5 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पे ऐसे 5 किलोमीटर चला। अब देखो, जैसे इधर 5 किलोमीटर गया था, ऐसे ही अपोजिट में 5 किलोमीटर चल रहा है। तो अब ये कहाँ, किस बिंदु पे होगा? बिल्कुल जो स्टार्टिंग बिंदु था ना उसके सामने होगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? बताओ ये दूरी कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, देखो ये ऐसी सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, तो ये जो है ना 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर ही होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, चलो अगला सवाल। फाइंड द ओड वन आउट, विषम चुने। देखो बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि 4 ऑप्शन में कुछ आइटम, कुछ ऑब्जेक्ट के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, अब आपको उन 4 में से ओड वन चुनना। ओड वन मतलब विषम चुनना है। मतलब ये कि उन 4 में से 3 तो एक कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, मतलब एक समूह से संबंधित होंगे। एक जो आइटम है, एक ऑब्जेक्ट जो है, वो उस समूह से बाहर होगा, अलग होगा। तो वही आपको चुनना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो, तांबा, लोहा, पित्तल, चांदी। अब मुझे एक बात बताओ, 3 ऐसे आइटम बताओ जो एक ही समूह के हैं और एक अलग है। तो उनमें क्या है? पित्तल। पित्तल। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये जो पित्तल है ये अलग क्यों है? देखो, तांबा, लोहा और जो चांदी है वो शुद्ध धातुएं हैं, प्योर मेटल्स हैं। ओके,
लेकिन जो पित्तल है वो बनाया जाता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को, धातुओं को मिला के एक धातु तैयार की जाती है जिसे हम पित्तल बोलते हैं। तो पित्तल क्या है? मिश्र धातु है, मिक्स धातु, मिक्स मेटल है, ठीक है। तो यानी कि एक से ज़्यादा धातुओं का मिश्रण है ये पित्तल, तो इसलिए ये पित्तल जो है वो डिफरेंट है बाकी तीनों से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब देखो इसमें सीरीज में बताना है, तो अगला क्या आएगा? ए, सी, एफ, जे, और अगला बताना आपको क्या आएगा। देखो ए का जो रैंक है वो 1 होता है, सी 3 रैंक पे होता है, एफ 6 रैंक पे होता है, जे जो है वो 10 रैंक पे होता है। तो ये देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो जमा 2 किया जा रहा है, यहाँ पे जमा 3 किया जा रहा है, यहाँ पे जमा 4 किया जा रहा है। तो आगे क्या करेंगे? जमा 5 करेंगे, क्योंकि लगातार देखो 2 3 4 5 ऐड होगा, तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15वें रैंक पे कौन सा होता है? 15वें रैंक पे आपका होता है ओ, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके इसमें तो ये रैंक आपको पता होनी चाहिए, रैंक याद कर लेना। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, तो उनके रैंक आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। चलिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म का है बच्चों। अब इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ यही लगते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक सा कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, जिससे आप इजीली इन क्वेश्चन को, मतलब सभी को नहीं कर पाओगे, लेकिन मोस्टली जो आपके लेवल के, आपके जो एग्ज़ाम के लेवल के जो क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाएंगे। वो जो कंसेप्ट है वो देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर 4 केस होते हैं, ध्यान से सुनना। 4 केस होते हैं। एक तो होता है सम का केस, यानी कि कुछ। एक होता है ऑल का केस, ऑल मतलब सभी। एक होता है नो या नोट का केस, यानी कि नहीं का केस, या कोई नहीं, नहीं मतलब लिखो इसको, कोई नहीं, कोई नहीं का केस, ठीक है। और चौथा जो केस होता है सम नोट का केस होता है, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब ये 4 केस क्या होते हैं? देखो इन 4 केस के 2-2 स्टेटमेंट और कंक्लूजन बन सकते हैं। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट होती है आपके कथन, और निष्कर्ष मतलब ये जो कंक्लूजन होते हैं वो निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष में क्या होता है? कथन होता है मतलब जैसे हमने कोई रूल या कोई पॉलिसी, कोई रूल रेगुलेशन लिख रखी है। निष्कर्ष उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो निष्कर्ष है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लिया हमने ये बोल दिया कि एक कॉलेज में सभी छात्र डॉक्टर हैं, सभी छात्र डॉक्टर हैं, तो ये तो मेरा कथन हो गया कि एक कॉलेज में जितने भी मान लिया 1000 स्टूडेंट है, तो 1000 सभी के सभी क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो अब इसमें अगर मैं ये कहूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब ये मेरा निष्कर्ष है। तो अब मेरी जो स्टेटमेंट है, जो मेरा कथन है, उसके अकॉर्डिंग ये सही है क्या? अब एक बात बताओ, मैंने ये कहा कि पूरे कॉलेज में सभी स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर हैं, तो अगर एक बंदा कह रहा है, कोई दूसरा पर्सन कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट है ना ये डॉक्टर है, तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग तो वो सही है। जब सभी स्टूडेंट डॉक्टर हैं तो वो कुछ भी तो डॉक्टर ही होंगे ना, तो ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, टॉपिक पे आते हैं कि ये 4 केस होते हैं। अब चारों में 2-2 कंक्लूजन, 2-2 स्टेटमेंट होती है। ये मैं पहले बता देता हूँ, 8 कंक्लूजन होते हैं टोटल। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि इससे आपको इजी हो जाएगा वो चीज़ें कैलकुलेट करना, या वो चीज़ें डिसाइड करना कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। देखो 8 क्या क्या होंगे। पहला जो होगा, जैसे कि अगर मैं ए और बी की बात करूँ, या स्टूडेंट और डॉक्टर का ही ले लो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डॉक्टर हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सम स्टूडेंट आर डॉक्टर, ठीक है। इसका रिवर्स हो जाएगा दूसरा, मतलब कुछ डॉक्टर्स स्टूडेंट हैं, यानी कि सम डॉक्टर्स आर स्टूडेंट, ओके। तीसरा जो बनेगा वो ऑल वाले बन जाएंगे, यानी कि सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा चौथा, यानी कि सभी डॉक्टर्स स्टूडेंट हैं, ओके। पांचवा जो है वो नोट वाला बन जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर
नहीं है। और इसका अपोजिट छठा बन जाएगा, यानी कि कोई भी डॉक्टर स्टूडेंट नहीं है। ओके, सातवां जो है वो सम नोट वाला है, कुछ नहीं वाला बन जाएगा, यानी कि कुछ स्टूडेंट डॉक्टर नहीं है। और आठवां बन जाएगा कुछ डॉक्टर स्टूडेंट नहीं है। ये चीज़ बस, ये 8 का ध्यान रखना, इससे इजीली कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या। जैसे पहला जो केस होता है ना, फर्स्ट केस आपका सम वाला, इसमें 2 ही कंक्लूजन काम करेंगे, यानी 2 ही कंक्लूजन होंगे, 2 ही निष्कर्ष होंगे। मतलब अगर आपको स्टेटमेंट दे दी, क्या स्टेटमेंट दे दी आपको? स्टेटमेंट दे दी जैसे कि सम, या हिंदी में लिख देता हूँ, 2 कंक्लूजन काम करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट जो है आपकी, स्टेटमेंट यानी कि कथन, कथन जो है वो क्या है आपका? कुछ ए बी है। तो इसके 2 कंक्लूजन बनेंगे, 2 निष्कर्ष निकलेंगे। निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है, या कंक्लूजन निकलेंगे। कंक्लूजन क्या होंगे? 2। एक तो ये कुछ ए बी है, ये खुद ही होगा, कुछ ए बी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डॉक्टर है तो ये खुद ही होगा। दूसरा, एक तो ये होगा, दूसरा जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, कुछ बी ए है, ये याद रख लेना, ठीक है। ये तो था फर्स्ट वाले केस का। सेकंड वाला जो केस है ऑल वाला, इसमें 3 कंक्लूजन बनेंगे, 3 कंक्लूजन बनेंगे। 3 क्या क्या बनेंगे? जैसे कि आपको कथन जो दे रखा है, कथन क्या दे रखा है? कथन दे रखा है ऑल का, यानी कि सभी ए बी है। तो इसके 3 कंक्लूजन बनेंगे, क्या क्या? एक तो ये खुद ही बनेगा, सभी ए बी है। दूसरा, कुछ वाले दोनों बन जाएंगे, यानी कि कुछ ए बी है। और तीसरा, इसका रिवर्स बन जाएगा, यानी कि कुछ बी ए है। तो ये ध्यान रख लेना कि ऑल वाले केस में 3 कंक्लूजन बनेंगे, ठीक है। अब आ जाओ नोट वाला केस। नोट वाले में 4 कंक्लूजन बनेंगे। अब जैसे कि कथन दे रखा है आपको नोट का, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो इसके 4 बनेंगे, यानी एक तो ये कि कोई भी ए बी नहीं है। और दूसरा, इसका रिवर्स, कोई भी बी ए नहीं है, ठीक है। और तीसरा, सम नोट वाले, कुछ नहीं वाले, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। और चौथा जो बनेगा वो बनेगा इसका रिवर्स, यानी कि कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। ये 4 बनेंगे। और जो सम नोट वाला है, इसका जो कथन होता है, कथन ही इसका कंक्लूजन होगा, सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा इसका जो कथन है। जैसे कि अगर मान लिया आपको दे रखा है कुछ ए बी नहीं है, तो इसका कंक्लूजन यानी कि कंक्लूजन निष्कर्ष भी यही होगा, कुछ एक ही होगा, यानी कुछ ए बी नहीं है। बस ये चीज़ याद रख लेना बच्चों, ठीक है। ये 4 केस है, 4 में, यानी कि ये जो 8 है कंक्लूजन है, 8 में से जो कुछ वाले हैं उसमें ये सिर्फ 2 कंक्लूजन होंगे, ठीक है। ऑल वाले में एक तो ये कुछ, ये ऑल वाला हो जाएगा खुद, और 2 ये खुद हो जाएंगे, ये कुछ वाले हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नोट वाले में 4 होंगे, यानी कि ये जो नेगेटिव वाले हैं, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, 4 हो जाएंगे नोट वाले में। लेकिन कुछ नहीं वाले में, यानी सम नोट वाले में, सिर्फ खुद ही रहेगा, जो कथन होगा वही कंक्लूजन होगा। अब क्वेश्चन पे आते, देखो समझ जाओगे आप इजीली। जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, ऑल पेन आर पेंसिल, यानी कि सभी पेन पेंसिल है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं, सभी पेन पेंसिल है। जैसे कि जो पेन है वो सभी पेन जो है वो पेंसिल है, पेंसिल मतलब पेन वाला जो सर्कल है वो पेन पेंसिल के अंदर है, कोई सारे के सारे पेन जो है पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया दूसरा,
कुछ पेंसिल इरेजर है, यानी कि जो ये पेंसिल है ना इसका कुछ पार्ट जो है वो इरेजर है, ठीक है, ये कुछ वाला ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है, पहला जो कंक्लूजन आपको बताना है ये कंक्लूजन कौन सा सही है। कुछ पेन इरेजर है, देखो इसने कहा कि कुछ पेन इरेजर है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके जो कथन गिवन है ना उनमें अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, जैसे कि यहाँ पे पेन का रिलेशन पेंसिल से दे रखा है, पेंसिल का रिलेशन इरेजर से, तो पेन और इरेजर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट। तो जब भी डायरेक्ट संबंध नहीं होगा तो कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये पहला कंक्लूजन तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि पेन और इरेजर में कोई भी डायरेक्ट संबंध ही नहीं है। यहाँ पे भी दे रखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ पेन इरेजर है, तो यानी कि पेन और इरेजर वाला सर्कल ही अलग है, तो हमें पता ही नहीं है या नहीं है, कंफर्म ही नहीं है, ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सम इरेजर आर पेंसिल, यानी कि कुछ इरेजर पेंसिल है। अब देखो कुछ पेंसिल इरेजर है ये दे रखा है, कुछ पेंसिल इरेजर है ये दे रखा है, तो मैंने बताया था ना कि सम वाले में दो कंक्लूजन बनते हैं, जैसे सम ए आर बी अगर गिवन है तो उसमें दोनों बनेंगे, एक तो सम ए आर बी वो खुद बनेगा, दूसरा उसका रिवर्स बनेगा। अब यहाँ पे कथन में आपका कुछ पेंसिल इरेजर है दे रखा है, तो इसका उल्टा भी तो कंक्लूजन बन सकता है ना, तो यही तो पूछा गया है कि कुछ इरेजर पेंसिल है, तो यानी कि कुछ पेंसिल इरेजर है तो कुछ इरेजर भी पेंसिल हो गए, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये कुछ पेंसिल इरेजर है और कुछ इरेजर पेंसिल है, तो यानी कि ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज ट्रू। ओके इसमें चलो, तो ये जो सिलोजिज्म है इसको डिटेल में कभी पढ़ेंगे, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, एक मैं वीडियो बना दूंगा कंप्लीट जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे। अभी तो थोड़ा सा क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने का, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों का सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कर्मागत इसको व्यवस्थित करना है। कैसे, जैसे देखो बीज दे रखा है, पौधा दे रखा है, पेड़ दे रखा है, फल दे रखा है, फूल दे रखा है, तो ये कैसे कैसे बनते हैं, मतलब आप हमारे जैसे कि जो इन्वायरमेंट है उसमें बीज पौधा पेड़ फल फूल कब कैसे कैसे बनते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले बीज होता है, उसके बाद बीज को बो देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है, और पौधा बड़ा होके क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है, पेड़ फिर पेड़ पे क्या लगते हैं, सबसे पहले फूल लगते हैं, ठीक है, और फूल के बाद क्या लगता है, फल लगता है, यही होता है, यही चीज़ दे रखी है। तो बीज 1 नंबर पे है, पौधा 2 नंबर पे है, पेड़ जो है वो 3 नंबर पे है, फल जो है वो 4 नंबर पे, यहाँ पे 4 नंबर पे है, और फूल जो है वो 5 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या कोड बना, 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला सवाल, इजी सा क्वेश्चन था ये, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 25। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 गुना में 4 बराबर 25 दे रखा है, और 4 गुना में 5 बराबर 41 दे रखा है, तो आपको बताना है 5 गुना में 6 कितना होगा। अब देखो आप समझो, ये ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो 3 गुना में 4 है ये डायरेक्टली मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि 3 गुना आप कहोगे 3 गुना 4 तो 12 होता है, 25 कैसे होगा, बट यहाँ पे पैटर्न देखना होता है कि ऐसा क्या किया गया है कि ये 25 बन गया। अब देखो ध्यान से, 3 गुना में 4 12, लेकिन ये क्या है 25, यानी 12 के दुगने से 1 ज़्यादा है। यहाँ पे 4 गुना में 5 20, ये क्या है 41, यानी 20 के दुगने से 1 ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात हो रही है, क्या हो रहा है, 3 गुना में 4 जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 12, अब 12 के दुगने से 1 ज़्यादा है, 12 के दुगने से 1 ज़्यादा है, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो ऐसे बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, 4 गुना में 5 क्या होता है 20 होता है, 20 के दुगने से 1 ज़्यादा है यानी कि 41, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, 5 गुना में 6, तो 5 गुना में 6 कितना होता है 5 6 30, 30 के दुगने से 1 ज़्यादा होगा, 30 दूनी 60 और 1 61, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बस पैटर्न ढूंढना होता है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। ओके, तो इनको ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली ये 25
जो मार्क्स है वो आप स्कोर कर सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के लेके आएंगे, जो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही लेवल के। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।